आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 4 बज चुके हैं और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे मशरिक वस्ता की, जहां पर ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है। जहां पहले ही ईरान के कौंसल खाने पर इजराइल की जानिब से जो मुबैना हमला किया गया, जिसमें ईरान के फौजी अफसरान 7 के करीब हलाक हुए थे, उसके बाद ही अब कुछ दिन बाद ईरान की जानिब से भी जवाबी हमला किया गया है। और देर रात गए गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से इजराइल पर 200 से जायद रॉकेट दागे गए, मिसाइल दागे गए। और उसके साथ साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कशीदा जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं कशीदा भी नजर आ रहे हैं। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला का जवाब देते हुए जहां इजराइल पर 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल दाग दिए हैं, वहीं पर ईरान ने इजराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी किया था। और अब ईरान ने स्विस सफारत खाने के जरिए अमेरिका को एक पैगाम भी भेज दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी जो है फौज के, उनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिका को स्विस सफारत खाने के जरिए पैगाम भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि ईरान के नुक्ते निगाह से इजराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म हो गया है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर है और उसके साथ साथ ही जरूरत पड़ी तो एक्शन के लिए तैयार है। ईरान ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगले मुमकिन इक़दाम में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो इससे निपटा जाएगा, अमेरिकी अड्डों की कोई सलामती नहीं रहेगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की जानिब से ये जवाब भेजा गया है। ईरान ने कौंसल खाने पर अमेरिका का इजराइल को जवाब दे दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ईरान ने जहां दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला किया था इजराइल की जानिब से, अब उसके जवाब में ईरान की जानिब से रात देर गए करीब 300 जो ड्रोन के साथ साथ मिसाइल हैं वो दाग दिए गए हैं। और इसके साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए गए हैं और 50% अहदाफ को निशाना बनाने का ईरान ने दावा भी किया है। उसके साथ साथ ही इजरायली फौज के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने करीब 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी हुई और एक फौजी तंसीब को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। ये इजराइल की जानिब से इस हवाले से इसकी तस्दीक कर दी गई है। और अमरीकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक उर्दन की सरहद पर मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया है। और उर्दन के जेट तैयारों ने भी शुमाली और वस्ती उर्दन से इजराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। और उसके साथ साथ ही बरतानिया ने भी कई जंगी और रिफ्यूअलिंग टैंकर तैयारे खत्ते में भेज दिए हैं। और बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फिजाई हमले रोकने के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले आपको बताते चले कि ईरान ने इजराइल पर जो रात भर ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरान की जानिब से किया गया है। और इजराइल ने ईरान के मुत्तहद ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में वो कामयाब रहा है। इजरायली फिजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया है। और इजरायली हुकाम का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दागे हैं। और उसके साथ साथ ही इजरायली हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए, जबकि कुछ इराक, यमन और शाम से भी दागे गए हैं। इजराइल पर ईरानी हमले के जवाब में अमरीकी हुकाम का मौका भी सामने आया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने 70 से जायद ईरानी ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए हैं। और उसके साथ ही ईरानी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को बहर रूम में मौजूद अमरीकी जंगी तैयारों ने रोका है। उसके साथ साथ ही अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के हुकाम का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर 100 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। और अमरीकी हुकाम के मुताबिक खत्ते में अमरीका के 2 जो ईरानी मिसाइलों को उन्होंने नाकारा बना दिया है। और उसके साथ साथ ही जो गाइड मिसाइल मार गिराने की सलाहियत से लैस है, उनकी जानिब से उन्हें गिराया गया है। ये इजराइल की जानिब से दावा किया गया। और साथ ही साथ उर्दन, लेबनान और इराक ने इजराइल पर
ईरान के हमले के बाद फिजाई हुदूद भी अब खोल दी है। पहले कुछ घंटों तक जो है जब हमला हुआ था ईरान की जानिब से कुछ रॉकेट दागे गए थे तो उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और इजराइल पर ईरानी हमले के बाद उर्दन की फिजाई हुदूद करीब 12 घंटे बंद रही, जिसके बाद ही अब इसे खोल दिया गया है। और दूसरी तरफ से जब ईरान की जानिब से हमला हुआ तो अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई मरतबा टेलीफोनिक रब्ता किया, जहां उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका ईरान पर कोई जारहाना ऑपरेशन में साथ नहीं देगा। अब जरा बढ़ते आगे बात जरा बस सियासत की करते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 और सियासी सरगर्मियां दोनों तरफ से जारी हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ। लेकिन इंडिया अलायंस का बानिहाल में एक रोड शो हुआ है जिस दौरान उमर अब्दुल्ला और वक़ार रसूल ने भी तकरीर किया है और मजहबी आज़ादी को सलब करने का उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर इल्ज़ाम लगाया है। और डॉक्टर कमाल फारूकी इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से जो मजहबी आज़ादी है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सलब करने की कोशिश की जा रही है, ये उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया। डॉक्टर कमाल फारूकी को इस सियासत का निशान बनाया गया है और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त ये बयान दिया है जब बानिहाल के अंदर एक रोड शो से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल ही श्रीनगर के अंदर दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर जो मुबैना मजहबी तब्दीली का मामला सामने आया था, उसके बाद ही वक्फ बोर्ड की जानिब से मौलाना को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, डॉक्टर कमाल फारूकी को। और उसके साथ साथ ही अब उमर अब्दुल्ला की जानिब से यह बयान सामने आया है जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया है। देखा होगा, मैं खुद वहां मौजूद था। अपनी मर्जी से एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया, मर्जी से। मैं बैठा था वहां पे, इमाम साहब ने एक बार नहीं 4 बार उससे पूछा, क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हो? कहा हां। कहा क्या आपको किसी ने कोई रिश्वत दी? कहा नहीं। कहा किसी ने आपको डराया धमकाया? कहा नहीं। कहा किसी ने आपको कोई लालच दी? कहा नहीं। पूछा क्या आप दिल से कबूल कर रहे हो? कहा जहां मैं दिल से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। कहा ठीक है। फिर कलमा पढ़वाया, उसको मोहम्मद फारूक का नाम दिया और वो मुसलमान बना। बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई। क्या किया इमाम साहब को? दूसरे दिन उठा के उसको कहीं और पहुंचाया। ईद की नमाज वहां इमामत करने की उसको इजाजत नहीं दी। और फिर ये कहते हैं कि यहां से बीजेपी जीतनी चाहिए। इस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या? इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर की साबिका सरकारों की तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 70 सालों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है। कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा, टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? टूरिस्ट से आपकी मुराद उमर अब्दुल्ला? वो आप खुद समझ लें, आपने बोला मैंने तो नहीं बोला ना। नहीं, स्टेटहुड जो है किसी भी हालत में, मतलब दिस इज समथिंग which is the cornerstone of our ideology that we will have to get our statehood back. देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूं। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिडबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी, उनकी शिकस्त होगी। और उसके बाद चूंकि वो बेकार होंगे, फिक्शन राइटिंग में उनका अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कहानियां बनाने में, मनगढ़ंत कहानी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है। हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था, हम उसके विक्टिम रह चुके हैं। मेरा फादर असॉल्ट हुआ है उनके टाइम में। आप तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है। तब इनका शिवसेना इनका अलायंस पार्टनर होता था। एक कालका जी महाराज हुआ करता था महाराष्ट्र का, जड सिक्योरिटी दी थी फारूक अब्दुल्ला ने उसको। तो 72 साल के अब्दुल गनी लोन को घसीट के उसने बाहर निकाला था, मारा था।
जम्मू में हमने देखा है इनका। उसके बाद पोटा उस टाइम में लाया है इन्होंने। उसके बाद जितनी भी वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस थी उस टाइम में, उमर अब्दुल्ला एज फॉरेन मिनिस्टर एक शील्ड थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कश्मीर में। ये क्या बोलेंगे हमें? टास्क फोर्स से लेकर फिर उसके बाद उससे पहले कांग्रेस से मिले तो 87 किया। सो बोलने के लिए बहुत है, बाकी जिनको इल्जाम देना है वो दे। मैं उस मेजॉरिटी में हूं जो जेल भी गया है, जिसने टॉर्चर भी खाया है, जिसके फादर को भी मारा गया है। सो मैं उस मेजॉरिटी में से हूं। ये वो माइनॉरिटी में है जिनने लोगों को जेल भेजा, ये उस माइनॉरिटी में है जिनने लोगों पर पीएसए लगाया, ये उस माइनॉरिटी में है जिन्होंने गोलियां चलवाई और आज हर गांव में एक मरगुजार है। सो लेट देम नॉट सरमनाइज मी। मुझे ये ना करे, ये किसी और को दे। हमें पता हमारे हाथ खून से नहीं रंगे। वी डोंट हैव ब्लड एट आवर हैंड्स एंड थैंक माय अल्लाह फॉर दैट। देखो मेरी आप बात सुनो, अगर मैं उसे मिला हूं तो ठीक है। बाकी देखो यार, मैं आज भी एफआईआर लॉन्च कर सकता हूं कि कोई मेरी गाड़ी दिखा रहा है, मेरी गाड़ी कहां है, मैं देखना चाहता हूं, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज ये छोटी बात है। मैं अगर गुस्सा हूं कहीं, आप मुझे मिले अभी तो बातचीत हो गई, क्या हो गया तय। बाकी मैंने भी सुना है कि अभी 10 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब अमित शाह साहब से मिले, ये मैंने भी सुना। और मैंने सुना कि उनने पांव पड़े हैं उनके कि हमें क्रिकेट स्कैम में आप जो है छोड़ दें, तो वो उसका जवाब दे दें। मैंने ये भी सुना है कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे कि भाई आप हमको साथ ले लो। क्यों आप ये समझते हैं, जो इंटरव्यू फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंडिया टुडे को दिया जिसमें लिटरली उन्होंने भीख मांगी, कहते हैं वो भीख तब मांगी जब पहले वो वहां गए थे, वहां भी भीख मांगी थी, उन्होंने बोला था आप टीवी पर जाओ। वो इसका जवाब दें, मेरे से ही क्यों जवाब पूछते हो आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के मंशूर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पब्लिक है जो सब जानती है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर जो मसाइल है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये झूठ का पलंदा है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो रिपोर्ट जब आई थी, जो इन्होंने कराने की कोशिश की, उस पर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया कि क्या ये पॉसिबल है आज की डेट पे। आज जो चुनाव हो रहे हैं तो फिर इसी में कर लेना चाहिए था ना, अगर ये वाकई करना चाहते थे। हु स्टॉप देम? ये थोड़ा सा मुद्दा फेंक के उसको चलाना चाहते हैं ताकि लोग असली मुद्दे से हट जाएं। असली मुद्दा है महंगाई, असली मुद्दा है बेरोज़गारी, असली मुद्दा है कि इकॉनमी जो इंडिया की है वो कहीं नहीं है, और जिसकी गवाही जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल खुले दिल से कह रहा है कि भाई मैं नहीं डरता हूँ इसलिए कि इनको पता नहीं है इकॉनमी क्या है। उसने कहा कि मोदी जी को इकॉनमी का पता ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लोगों को तंग करने के लिए वो अनअनाउंस्ड एमरजेंसी लगा सकते हैं। वो महाराष्ट्र देखिए, वो दिल्ली देखिए, वो जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। जिस तरह आपने कहा कि भाई कल अगर इलेक्शन होते हैं, वो कब होते हैं अभी कोई डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। इसलिए इस मैनिफेस्टो को आप कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। पहली चीज़ यही लगता है कि जब मोदी जी की गारंटी की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि लगता है कि झूठ में अब ये थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं। इसलिए कि तो हम कहाँ खड़े हैं, परेशानी है। ईडी की वो देखिए जो मार झुलस रहे हैं लोग, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखला नहीं करती किसी को पता ही नहीं लगना था क्या हो रहा है। इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं, और जो मॉब लीचिंग हुई है इस इंडिया के अंदर, उस पर मोदी जी ने और अमित शाह ने कभी बोला ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इनके एजेंडे कुछ और हैं। तो ये जो इशू है, ये मैनिफेस्टो, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग समझ महकमा तामीर आमा की जानिब से अगरचे लोअर मुंडा को जुरबस्ती अनंतनाग में सड़क तामीर की जा रही है, ताहम यहाँ के मकीनों का इल्ज़ाम है कि सड़क की तामीर के बायस उनके रिहायशी घरों में पानी घुस गया है, जिसके बायस उन्हें लाखों रुपए का साजो सामान तबाह हो गया और उन्हें नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कमरे कीचड़ से भर गए हैं, लेकिन मुतलका हुक्काम खामोश तमाशाई बैठा हुआ है। उन्होंने हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। ये क्रैकिंग देखो सर कहाँ तक है, पानी चढ़ा हुआ है अंदर। ये देखो मकान डैमेज देखो सर। रमजान का महीना है, मैं यही रोती हूँ कि मुझे नुकसान दिया जाए। मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं मरने काबिल हो गई हूँ, मैं बेहद हो गई हूँ, मैं बच नहीं सकती। मैं खुदा की कसम आज सर की को भी मैं ऐसे ही बैठी हूँ।
मैं बैठने की ताकत ही नहीं लगती है, मुझे रोना आता है। इस दिन बर्तन उधर खिला रहा है, इधर अंदर बाहर सब मिट्टी मिट्टी है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ? हमने अपने मजदूरी का पैसा लगाया, हमने किसी गवर्नमेंट से कोई पैसा आज थोड़ी कोई कुछ नहीं लिया। हमको सिर्फ एक लेटरिंग नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने, हमने वो भी नहीं। हमारा इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ, हमको इंसाफ चाहिए। खटाना है सर, मैं लोरमडा का रहने वाला हूँ। ये हमारा R&B सर यहाँ से रास्ता बना रही थी, रोड बना रही थी। इनको हम बता के गए थे कि भाई साहब रास्ता बनाओ, हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या काम किया, पूरा बाढ़ का पानी रोककर पूरा मकान के अंदर छोड़ दिया और पूरा मकान डैमेज करके रख दिया। इन्होंने हमारा कम से कम लाखों में नुकसान कर दिया, पूरा मकान हमारा जो है डैमेज हो गया है। इस वजह के आज देखो ईद है, बड़ा दिन है, हम इस मिट्टी में और इसमें बैठे हुए हैं। इधर हमारा कुछ भी नहीं बकाया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान था, कुछ भी था, घर का जितना भी होता सामान पूरा डैमेज हो गया है। कुछ भी रोड है, इसकी लेंथ है 4 किलोमीटर। ये हमने अंडर नाबार्ड कंस्ट्रक्ट किया है, अंडर रिलीफ 27। जो ये रोड है, इसलिए 4 लिंक इस पे हैं। जो एक लिंक है इसमें एक हाउस ओनर है, उसका नाम है तोयब खटाना। वो क्लेम कर रहा है कि मेरी लैंड है, मिल्कियत, आपने मिल्कियती ज़मीन में रोड बनाया है। हमने रेवेन्यू के साथ ये टेकअप मैटर किया है। रेवेन्यू ने रिपोर्ट दिया है, एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार इट इज़ स्टेट लैंड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाला था उसके ऊपर हमने कलवर्ट बनाया है। हमने कोई वायलेशन नहीं की है और ना ही हमने। शुमाली कश्मीर पट्टन के लोगों ने नेशनल हाईवे और बाईपास पर काम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि LG इंतजामिया से अपील की है कि पट्टन बाजार में नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए इकदाम किए जाए, क्योंकि सड़क तंग होने की वजह से अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम रहता है। उन्होंने कहा है कि बाईपास रोड बनाने में वक्त तो लगेगा, ताहम पट्टन बाजार को चौड़ा करने के लिए इकदाम किए जाए ताकि शुमाली कश्मीर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। पट्टन ट्रेडर्स यूनियन ये कहना चाहूँगा कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारी भी यहाँ पर पट्टन की, क्योंकि हम तो बाईपास का तो हम वेलकम करते हैं, मगर बाईपास को पूरा होने में अभी बहुत से साल लग जाएंगे। तब तक हमें देखना है कि जो पट्टन में इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मैस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमों को देरी होती है अपनी मुलाजमत की जगह पर पहुंचने में, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट इस वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम फाम लोग जब पट्टन से गुज़रते हैं तो गाली गलौज करते हैं। तो हम यही चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ये बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पट्टन का जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, तकरीबन पिछले 50-60 सालों से जो बना हुआ है वो बहुत नैरो हो गया है। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है आमद रफ्त में। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने आला हुकाम से, स्पेशली अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि फिल 4 जो है कि पट्टन के हाईवे का कुछ जो एरिया है वो बड़ा किया जाए ताकि ये ट्रैफिक मैस यहाँ पर क्रिएट ना हो। तो यहाँ से अब अगर हम श्रीनगर जा रहे हैं तो हर एक जगह पर अक्सर देखने को मिलता है कि मतलब वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है अक्सर बेशतर, चाहे उसमें मरीजों को भी तकलीफ होती है, वो वक्त पर नहीं पहुँचते, या चाहे सिविल हो, चाहे हर किसी इंसान को भी प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है ट्रैफिक जाम की वजह से। तो हम यहाँ पट्टन से हैं, हम अपनी पट्टन की बात करें कि हमारे पट्टन में भी अक्सर जाम देखने को मिलता है। हर रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जब यहाँ हमारे पट्टन में ट्रैफिक जाम नहीं रहता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मुलाजिम हजरात है, ये नेशनल हाईवे है खासकर जो ये, तो यहाँ पर हर किसी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमारी एक शुक्रगुजार है गवर्नर साहब की, जिन्होंने यहाँ पे एक अल्टरनेटिव निकाला है, बाईपास एक दिया है। लेकिन एक बाईपास जो है वो अभी काम हो रहा है उस पर, लेकिन वो तो मतलब उसमें टाइम लग सकता है अभी काम ख़त्म होने में। तो अब हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है और ड्यूकॉम सर से गुजारिश है कि जो हमारे पट्टन, खासकर हम मेन पट्टन की बात करें हैं, तो यहाँ पे कोई बेगुंड त्राल के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में मवासलाती निज़ाम की नातसल्ली बख्श होने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जदीद दौर में भी उनको मवासलाती निज़ाम की अदम दस्तियाबी से गुना को मुश्किलात दरपेश है, जबकि उनके बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल करने से भी महरूम रहते हैं। उनका कहना था कि बस्ती में एक मोबाइल टावर
नस्ब किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। बेगुन में रहते हैं और बेगुन में सबसे पहले हमारा ये इशू है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। 2005 में हमने नेटवर्क देखा था 2013 तक टिल, क्योंकि उस वक्त एयरसेल हमारा चल रहा था। जब एयरसेल यहाँ से वाइंड अप कर गया तो उसके बाद हमारे गांव को इस वक्त तक समझो एक सदी हो गई पूरी कि 21वीं सदी में हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में टोटली नेटवर्क नहीं है। किसी के घर में फ़ोन नहीं आता, हमें रोड पे आना पड़ता है कोई मैसेज देखने, कोई व्हाट्सएप की मैसेज है, कोई फेसबुक है, कुछ है। ये बहुत बड़ा इशू है हमारा। सर हमने कई बार इनसे टेलीकॉम से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारी समझो कहीं सुनी हो गई, क्योंकि कभी किसी ने भी गौर नहीं किया इस बात पे। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज के हमारे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो भी इन तालीम जितनी भी है वो सारी एजुकेशन आजकल नेटवर्क पर कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है। जब नेटवर्क होगा हमें तो तब हमारे बच्चे भी आगे पढ़ लिख पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि हमारे गांव में नेटवर्क का इशू इस वक्त तक रिजॉल्व नहीं किया गया। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, हम बेगुन से बिलोंग करते हैं। सर हमारे एरिया में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो यहाँ पे बाकी वाला नेटवर्क इसका जियो का ना एयरटेल का, दोनों का हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। बाकी अब हम अगर आउटसाइड जाएंगे किसी भी गांव में, वहाँ पे नेटवर्क है। हमारे इस साथ वाला चंद्रीगांव है या बाहरगांव है, यहाँ पे बिल्कुल टावर है, लेकिन हमारे इस गाँव में बिल्कुल टावर नहीं है। आजकल जो भी क्लासें चल रही है ऑनलाइन चल रही है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नेटवर्क सॉर्ट आउट कर दें इस मसले से, और टावर एक लगा दिया जाए, चाहे जियो का लगाना है चाहे एयरटेल का लगाना है, जो भी है वो लगा दिया जाए। नाजरीन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।